जय हिंद प्यारे साथियों। आज के इस बेहद महत्वपूर्ण सेशन में हम लोग कवर करेंगे राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। राजस्थान के प्रतीक चिन्ह जो अभी एक नया टॉपिक जुड़ा है आपका ग्रेड थर्ड में, और ये टॉपिक आपके लिए बहुत खास होने वाला है प्यारे साथियों, क्योंकि इस सेशन में मैं करने वाला हूँ बिल्कुल डिटेल से शून्य से शिखर तक ले जाने वाले वो प्रश्न, वो कंटेंट आपके बीच साझा करने वाला हूँ प्यारे साथियों। सतह से हम फतेह करने वाले हैं। इसी सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है प्यारे साथियों। अंत तक जरूर देखना, बड़ा मजा आएगा भाई। क्या आएगा? बहुत ही मजा आएगा। बेहतरीन सवाल होंगे बेहतरीन कंटेंट के साथ। चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान के राज्य पशु। अब देखिएगा भाई, जैसे ही राजस्थान का राज्य पशु आया, अब आपके दिमाग में आ गया होगा, बोलो सर चिंकारा भी है और ऊंट भी है। तो मैंने कहा दोनों है भाई। ये दोनों, एक तो क्या है, पशुधन की श्रेणी से तो ऊंट को बना दिया गया है। आपको पता है ऊंट को 30 जून को अधिसूचना जारी हुई थी 2014 में, और 19 सितंबर को बिल्कुल ऊंट घोषित हो गया था। बिल्कुल 30 जून को तो घोषित, और 19 सितंबर को अधिसूचना जारी कर दी गई थी राजस्थान सरकार के द्वारा कि अब वही क्या हो गया, ऊंट आपका राज्य पशु बिल्कुल बन गया है और अब इसका संरक्षण प्राप्त है। ऐसा क्यों किया सरकार ने 2014 में, उस समय वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी, और उन्होंने क्या किया था, एक एक्ट लेकर आया था कि ऊंट वध निरोध अधिनियम। इस अधिनियम 2014 में आया था। इसके तहत क्या किया गया था कि जो लगातार ये भारत में राजस्थान का एकाधिकार आपको पता ही है ऊंट के मामले में, और इनकी संख्या लगातार घटती जा रही थी। तो सरकार बोली क्या करें, बोलो इनको ऊंट को राज्य पशु बना दो, और इससे क्या है, इसको संरक्षण प्राप्त हो जाएगा, और ये क्या है, जैसे संकटग्रस्त प्रजाति में आ रहा है ना, तो उससे बचाव हो जाएगा। आपको पता है ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। चलिए भाई, अब हम शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं राज्य पशु। राज्य पशु। अब देखिए भाई, राज्य पशु देखेंगे वन्य जीव की दृष्टि से। अभी हम पशुधन की दृष्टि से नहीं देखेंगे, वन्य जीव की दृष्टि से। ये लो भाई, अब बताओ वन्य जीव की दृष्टि से क्या है। राजस्थान का राज्य पशु वन्य जीव की दृष्टि से चिंकारा है। कौन है? चिंकारा। इसे कब बनाया गया? इसे राजस्थान का राज्य पशु 22 मई 1981 में इसको क्या कर दिया गया, राज्य पशु घोषित कर दिया गया। क्या कर दिया गया? बिल्कुल 22 मई 1981 में। 22 मई 1981 में चिंकारा को राजस्थान का राज्य पशु घोषित कर दिया गया था। उस समय ये श्रेणियां नहीं थी, क्योंकि श्रेणियां बाद में बनाई गई। जब क्या हुआ था, ऊंट को घोषित किया गया था। अब इसको तो वन्य जीव की श्रेणी में रख दिया गया और उसको पशुधन की श्रेणी में रख दिया गया। बिल्कुल डाटा क्लियर हो जाएगा। हर एक चीज को जीरो से लेकर चलूंगा प्यारे साथियों, बिल्कुल मजा आ जाएगा भाई आपको। अब इसका वैज्ञानिक नाम लिख दो। वैज्ञानिक नाम क्या है? छापो फटाफट, आप भी छापते रहो। वैज्ञानिक नाम, किसका वैज्ञानिक नाम? चिंकारा का वैज्ञानिक नाम। वैज्ञानिक नाम लिख दो भाई, गजेला गजेला। क्या नाम है? गजेला गजेला के नाम से किस राजस्थान के राज्य प्रतीक चिन्ह को जाना जाता है? गजेला गजेला। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम है चिंकारा, का वैज्ञानिक नाम गजेला गजेला है। 22 मई 1981 को इसको घोषित किया जाता है, और ये वन्य जीव की दृष्टि से बिल्कुल। अब इसका एक उपनाम भी है भाई। गजेला गजेला तो इसका वैज्ञानिक नाम है, और इसका उपनाम भी लिख लो। उपनाम क्या है? ये एंटीलोप प्रजाति का है। जब इसे इस वजह से इसको, ये क्या है प्यारे साथियों, एंटीलोप प्रजाति का जीव है। इसे एंटीलोप प्रजाति का, ये क्या है, एंटीलोप प्रजाति का जीव है। कौन है? गजेला गजेला इसका वैज्ञानिक नाम है, और ये चिंकारा आपका एंटीलोप प्रजाति का जीव है। अगर मैं बात करता हूं प्यारे साथियों, सर्वाधिक चिंकारा कहां पर है? सर्वाधिक चिंकारा ध्यान रखना, जोधपुर में। कहां पर? अगर डिस्ट्रिक्ट पूछे आपसे, सर्वाधिक चिंकारा, ये लो भाई, सर्वाधिक चिंकारा
आपके जोधपुर जिले में है भाई। अब आप अगला लिख दो इसका उपनाम। उपनाम इसका है छोटा हिरण। ठीक है, एंटीलोप प्रजाति का जीव है और छोटा हिरण इसका उपनाम है। यानी हिरण से क्या है, छोटा है भाई। हिरण से छोटा है इसलिए इसको छोटा हिरण कहते हैं। उपनाम है छोटा हिरण, इसका उपनाम है सर्वाधिक चिंकारा। अगर मैं बात करता हूं जोधपुर में है, उसके बाद अगर आगे बात करते हैं राज्य में सर्वाधिक चिंकारा आपको जोधपुर में मिलेंगे। बिल्कुल। अगर मैं बात करता हूं चिंकारों के लिए पर्टिकुलर फेमस पैलेस आपसे पूछता है, जिले की बात आएगी जोधपुर कर दोगे। और अगर आपसे फेमस पैलेस पूछता है तो आप लोग क्या बताओगे, बिल्कुल चिंकारों के लिए प्रसिद्ध जगह है। कौन सी जगह है, प्रसिद्ध है भाई नाहरगढ़ जयपुर। नाहरगढ़ एक जैसे 9 महल, नाहरगढ़ जयपुर। माधो सिंह ने, याद आ रहा है कुछ? बिल्कुल। अगर बात करते हैं सर्वाधिक चिंकारा जोधपुर जिले में है, उपनाम छोटा हिरण है, चिंकारों के लिए प्रसिद्ध जगह है आपका नाहरगढ़ जयपुर है। बिल्कुल। और देखिएगा भाई, एक होता है चिंकारा और एक होता है चिकारा। बिल्कुल, ये डाउट और क्लियर कर देता हूं मैं आपका। एक तो होता है बहुत ही शानदार लाजवाब, आपके कमेंट आ रहे हैं जैसा मैं देख पा रहा हूं, ये नोट डाल के लिख लो भाई। चोर चिकारा का सुर भरदू तत्वाद यंत्र। आप लोगों को आपने पढ़ा होगा, जब बीपी सर आपको तत्वाद यंत्र पढ़ाते हैं तो एक ट्रिक बताते हैं, चोर चिकारा का सुर भरदू साई राज का गुरु सुंदर है। बिल्कुल, वो तत्वाद यंत्रों की ट्रिक है और उसमें आता है चिकारा। एक तो है चिंकारा और एक है चिकारा। अब ये चिकारा है ना, ये एक क्या है, तत्वाद यंत्र है। तत्वाद यंत्र है, ये ध्यान रखना भाई। चिंकारा तो राजस्थान का राज्य पशु है, राज्य पशु है चिंकारा वन्य जीव की दृष्टि से, जबकि चिकारा एक तत्वाद यंत्र है। ध्यान रखना, चिकारा एक तत्वाद यंत्र है, तत्वाद यंत्र है। अब देखो भाई, अब यहां से एक गजब का सवाल बनेगा। क्या बनेगा कि जो आपका है चिंकारा है ना, चिंकारा किस जिले का शुभंकर है? श्री गंगानगर का है, श्री गंगानगर का। ये लो भाई, गंगानगर शुभंकर। राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा। इस तरह का सवाल आपसे पूछा जा सकता है, राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा किस जिले का शुभंकर है? गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, नागौर। छापो भाई, आता है तो छापोगे वरना गई भैंस पानी में। ठीक है, किसका है? गंगानगर का। ध्यान रखना, बिल्कुल छोटा हिरण एंटीलोप प्रजाति का जीव है। गजाला, गजाला इसका वैज्ञानिक नाम है। 22 मई 1981 को इसको राजस्थान का राज्य पशु घोषित कर दिया जाता है। बताओ भाई, कोई डाउट है क्या? और चिकारा, जब मैंने बताई दिया आपको, चिकारा एक तत्वाद यंत्र है, जबकि सर्वाधिक चिंकारा आपके जोधपुर जिले में है। और पर्टिकुलर जगह की बात की जाए, चिंकारा के लिए प्रसिद्ध जगह है नाहरगढ़ जयपुर है। ठीक है, बिल्कुल। आगे बढ़े, आगे बढ़िए तो भाई लो। राजस्थान का राज्य पशु, बोलो सर फिर दोबारा रिपीट, आप पशुधन की श्रेणी से पढ़ेंगे। राजस्थान का राज्य पशु, अब पढ़ेंगे ऊंट को, कैमल। बताओ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके छापो फटाफट, कैमल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? ये पड़ेगा आपका पशुधन की श्रेणी से। ठीक है, पशुधन। अब देखिए भाई, ऊंट के बारे में बहुत सारा बेहतरीन कंटेंट, बहुत सारा बेहतरीन कंटेंट आपके भी साझा करने वाला हूं। बिल्कुल लाइक शेयर कर देना अगर सेशन अच्छा लग रहा हो ना, दिल से। ठीक है, अब बात करते हैं ऊंट की। ऊंट को क्या हुआ है कि देखिए लगातार इनकी संख्या कम हो रही थी और सरकार को ये लग रहा था कि जो आप राजस्थान का जो आइकन है, यानी जो पहचान है, रेगिस्तान का जहाज है और वो दौरों में चलता हुआ ऊंट की वो तस्वीर है, कुछ दिन ऐसा लगेगा अगर इस तरह से ही चलता रहा ना तो ये सिर्फ एक तस्वीर बनकर ही रह जाएगी। तो सरकार ने क्या किया, बोलो कुछ तो किया जाए। बोले इनको बचाया कैसे जाए? बोले इनको बचाने का एक ही तरीका है, बोले इसको राज्य पशु घोषित कर दो तो क्या है, लगाम लग सकती है,
नहीं तो इसका लगातार वध हो रहा है और इनकी संख्या घटती जा रही है, और इनका जो भी है तो ऐसे में मामला गड़बड़ा जाएगा। तो सरकार ने क्या किया, 30 जून 2014 को एक कैबिनेट की बैठक बुलाई। प्यारे साथियों, 2014 में कैबिनेट की बैठक बुलाती है। उस समय राजस्थान के जो मुख्यमंत्री थे, आपको पता ही है, मैंने पहले ही बता दिया शासन के शुरू में ही, वसुंधरा राजे थी। और कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया जाता है कि राज्य पशु ऊंट को घोषित कर दिया जाएगा। भाई, ऊंट को राज्य पशु घोषित कर दिया गया। अब इसको दर्जा दिया जाता है। 19 सितंबर 2014 को इसको दर्जा दिया जाता है, यानी एक अधिसूचना जारी कर दिया गया राजस्थान सरकार के गजट में कि भाई अब आज की तारीख से 19 सितंबर से आज के बाद राजस्थान का राज्य पशु घोषित तो हो गया था 30 जून को ही। अब आज के बाद ये क्या हो गया, राजस्थान का राजकीय पशु हो गया। भाई ठीक है, एक अधिनियम आया था। फिर इसको और प्रभावी करने के लिए, राज्य पशु जो बना है ना, उसको और प्रभावी करने के लिए दिसंबर 2014 में राजस्थान सरकार एक अधिनियम लेकर आती है। और उस अधिनियम में क्या था, ऊंट वध रोक अधिनियम था। यानी ऊंट का जो वध है ना, उस पर रोक लगाने के लिए, पूर्णतः रोक लगाने के लिए राजस्थान सरकार अधिनियम लेकर आई। वो कब लेकर आई, दिसंबर 2014 में राजस्थान सरकार ये अधिनियम लेकर आई। प्यारे साथियों, उसके बाद अगर मैं बात करता हूं इसका वैज्ञानिक नाम, इसका वैज्ञानिक नाम भी एक बार देख लो आप। इसका वैज्ञानिक नाम थोड़ा सा कठिन है, ऐसा नहीं है, आपने प्रोसोपिस सिनेरिया पढ़ रखा है, छोटा हिरण का, ये मतलब आपने अभी चिंकारा का पढ़ा, गजेला गजेला, परंतु यहाँ पर थोड़ा सा अलग मिलेगा प्यारे साथियों। और वो अलग क्या है, अभी लिखेंगे आपके बीच, चलिए लिखते हैं। ये लो भाई, 30 जून, कब, 30 जून 2014 को कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई। किसकी मीटिंग बुलाई गई, कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई। भाई किसके द्वारा, कैबिनेट मीटिंग, राजस्थान सरकार के द्वारा। इसमें भारत सरकार का कोई रोल नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि राजस्थान का राज्य पशु है। अब मीटिंग बुला दी गई राजस्थान सरकार के द्वारा, और मीटिंग में क्या निर्णय लिया गया कि भाई ऊंट को राजकीय पशु घोषित किया जाता है। ऊंट को राजकीय पशु घोषित कर दिया गया। ठीक है, और इसको दर्जा कब मिला, दर्जा भी देख लो। इसको दर्जा मिल गया 19 सितंबर 2014 को इसको दर्जा दे दिया गया। अब दर्जा मिल गया, सरकार बोली और प्रभावी करते हैं कानून को, बोला और कर दो। दिसंबर में सरकार ने एक अधिनियम ले आई। अधिनियम क्या था, दिसंबर 2014 में सरकार लेकर आई प्यारे साथियों, वो था ऊंट वध रोक अधिनियम। भाई इनकी लगातार संख्या कम हो रही है, कैसे रोका जाए, ऊंट वध रोक अधिनियम। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, कब आया अधिनियम, ऊंट वध रोक अधिनियम कब आया। ये आया आपका दिसंबर 2014 में आता है, और दर्जा दिया जाता है 19 सितंबर 2014 को। 30 जून 2014 को कैबिनेट की मीटिंग में इसको क्या मिल जाती है, घोषणा कर दी जाती है। ठीक है, अब लिख डालो ऊंट का वैज्ञानिक नाम, कमेंट में करके बता दो किस किन के याद है ऊंट का वैज्ञानिक नाम। हाँ भाई, किस किस के कमेंट आ रहे हैं, अरे पढ़ाई नहीं, बोला सर ये तो हमने पढ़ाई नहीं, और इतना कठिन नाम है, जो एक दो बार पढ़ लेते हो तो याद ही नहीं रहता है। तो क्या है नाम, देखो, कैमेलस और ड्रोमोडेरियस, कैमेलस ड्रोमोडेरियस नाम है। अब बताओ इतना कठिन नाम कैसे याद हो बेचारे बच्चों को, पर नौकरी भी तो कठिन ही है। कैमेलस ड्रोमोडेरियस, ये भाई ऊंट का वैज्ञानिक नाम है, कैमेलस ड्रोमोडेरियस। सुबह शाम दोपहरी, जैसे डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर बोलता है बोलो दिन में 3 टाइम लेना गोली, सुबह शाम दोपहरी, तो आप भी 3 बार बोलना कैमेलस ड्रोमोडेरियस। जैसे ही ऊंट दिख जाए आसपास, ऊंट गाड़ी दिख जाए, ऊंट दिख जाए, बोलो कैमेलियस, कैमेलियस ड्रोमोडेरियस। इसका क्या जनरलाइजेशन कर दो, याद होने का ये तरीका है सबसे बेस्ट। खुद की निजी जिंदगी से जोड़ लो चीजों को, बिल्कुल भूलोगे ही नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऊंट को अंग्रेजी में कैमिल कहते हैं, ये तो आपको बिल्कुल अच्छे से पता होगा भाई, ऊंट को अंग्रेजी में कैमिल कहते हैं। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं ऊंट को राजस्थान में देखिए, इसे इसके पांव कैसे होते हैं, गद्दीदार होते हैं। जब आप यानी हम लोग आप लोग भी, ये तो है नहीं डायरेक्ट यहाँ पर मतलब इस लेवल पर आ गए, बचपन में किताबें पढ़ी होंगी, उसमें दिखाया गया था ऊंट और उसके गद्दीदार पांव, ये पानी 7 दिन तक बगैर पानी पिए रह सकता है, इसके पेट में कुएं आता है, उसमें क्या पानी भर लेता है ये। तो इस तरह से आप लोगों ने पढ़ा होगा भाई, ये रेगिस्तान में इसके पांव धंसते नहीं है क्योंकि ये गद्दीदार होते हैं इसके पांव। और ये ऊंट मतलब ऊंट पर जो होता है उस्ता कला का, वो सारे चित्र आप लोगों ने बचपन में पढ़े हैं। देखिएगा बचपन यानी पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ते हुए सीखते चलना है, ठीक है भाई। अब ऊंट को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। अब मरुस्थल का जहाज भी इसको ही कहते हैं। अब रेगिस्तान का जहाज और मरुस्थल का जहाज लिख डालो। ऊंट को क्या क्या कहते हैं, ऊंट को ऊंट को स्थानीय भाषा में तो ठीक है, और भाई एक स्थानीय भाषा में रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, रेगिस्तान का जहाज, ठीक है। अब एक डाटा और है प्यारे साथियों, उसको भी देखो, मरुस्थल का जहाज, एक है रेगिस्तान का जहाज और एक है मरुस्थल का जहाज। बोलो सर सेम ही है, रेगिस्तान मरुस्थल ही होता है, मरुस्थल रेगिस्तान ही होता है, इसमें भी क्या कंफ्यूज होना है। परंतु प्यारे साथियों यहाँ भी एक लॉजिक है, और वो लॉजिक क्या है, जो चीज बोर्ड पर लिखी जा रही है मतलब कुछ तो राज है, कुछ तो राज है। ये कर्नल जेम्स टोड ने कहा था, कर्नल जेम्स टोड, ये कर्नल जेम्स टोड ने कहा था मरुस्थल का जहाज किसको, ऊंट को। और स्थानीय भाषा में सामान्य आप कहते ही हो, क्या कहते हो कि रेगिस्तान का जहाज है ऊंट, जो लंबे इसके गद्दीदार पांव होते हैं, रेत में दसते नहीं है। और इस तरह से आप लोग बिल्कुल बहुत ही आपके लाजवाब और शानदार कमेंट्स आ रहे हैं जैसा मैं देख पा रहा हूं। अब बात करते हैं आगे ऊंट की। क्या ऊंट राजस्थान के अलावा भारत में भी कहीं किसी अन्य राज्य में भी पाया जाता है, क्या राजस्थान का ही एकाधिकार है? जी हाँ बिल्कुल भाई, ऊंट राजस्थान में ही पाए जाते हैं सर्वाधिक संख्या में, पूरे भारत में ऊंट सर्वाधिक राजस्थान में पाए जाते हैं। 2012 की जो आपकी पशु गणना थी उसके आंकड़े मैं आपको साझा कर रहा हूं। 2000 जो आपकी अभी ये नवीनतम ई जनगणना आई है 2019 में, इसके आंकड़े हैं, इसमें भी सर्वाधिक राजस्थान में ही ऊंटों के आंकड़े हैं, यानी ऊंट का राजस्थान का भारत में एकाधिकार है। ऊंटों पर, ऊंट के मामले में ऐसे लिख लो, राजस्थान का भारत में एकाधिकार है। पता नहीं क्या क्या एकाधिकार रख रखा है, सारे डाटा एक दिन क्लियर करवाऊंगा। किन किन क्षेत्रों में एकाधिकार है, बाजरे में एकाधिकार है, ऊंट में एकाधिकार है, मूंग में एकाधिकार है, इसबगोल में एकाधिकार है, एस्बेस्टोस में एकाधिकार है। यानी एकाधिकार किन किन क्षेत्रों में है, और आप किस क्षेत्र में एकाधिकार रखते हो, एक बार छाप दो ये भी कमेंट सेक्शन में करके। अगर मैं बात करता हूं प्यारे साथियों राजस्थान में जिलेवार, अगर मैं बात करता हूं कि भाई देखो भारत में तो आपने एकाधिकार बता दिया सर, किस राज्य का एकाधिकार है, राजस्थान का एकाधिकार है। अब जिलों की भी बात देख लो कि राजस्थान में सर्वाधिक किस जिले में ऊंट पाए जाते हैं और सबसे कम किस जिले में ऊंट पाए जाते हैं। यहां से भी एक अच्छा प्रश्न बन सकता है, तो लिख लो सर्वाधिक और न्यूनतम। सर्वाधिक तो आपके जैसलमेर में पाए जाते हैं भाई ऊंट, न्यूनतम आपके प्रतापगढ़ राजस्थान का नवगठित जिला। सर्वाधिक ऊंट मैं बात करूं जैसलमेर जिले में पाए जाते हैं, जबकि बात करता हूं न्यूनतम, तो न्यूनतम आपके प्रतापगढ़ जिले में पाए जाते हैं। ठीक है आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो तो कहां पर पाए जाते हैं, सर्वाधिक ऊंट आपके जैसलमेर में पाए जाते हैं, न्यूनतम आपके ऊंट प्यारे साथियों प्रतापगढ़ में पाए जाते हैं। अगर मैं बात करूं ऊंट अनुसंधान केंद्र, आपने अनुसंधान केंद्र वाला वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना,
बहुत ही बेहतरीन कंटेंट आपके बीच साझा किया गया है। 2 वीडियो हैं, तीसरा वीडियो और लेकर आया मैं। उसमें क्या किया गया है प्यारे साथियों, जो आपका जो भी प्राच्य अनुसंधान संस्थान है ना, राजस्थान के प्राकृतिक सांस्कृतिक जो बोले आप उसको, यानी कौन सा, जैसे ललित कला अकादमी है, राजस्थानी भाषा साहित्य है, लोक कला मंडल है, और आपका अरबी फारसी संस्थान है, और ये इस तरह के जो भी आपके हैं ना, इन सभी का समावेश तीसरी वीडियो में लेकर आऊँ। 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। रीट के लिए तीनों वीडियो रामबाण है। जब पेपर होगा एक एक सवाल मिलेगा बोर्ड पर, मैं वो कंटेंट साझा कर रहा हूँ जो आप लोग एप्लीकेशन में पढ़ते हो ना, वो कंटेंट यहाँ मैं आपके बीच साझा कर रहा हूँ बगैर किसी कॉस्ट के, यानी फ्री आपके लिए। देखिएगा, शिक्षा की पहुंच हर घर तक हो, निःशुल्क एजुकेशन मिले। आपको पता है 5-5 हज़ारों में कोर्स बिक रहे हैं, कोई 3 हज़ार में, कोई 2 हज़ार में, और 15 अगस्त की स्पेशल सेल देकर आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स मतलब बिके, बेचा जा रहा है। परंतु यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल निःशुल्क और बहुत ही शानदार कंटेंट साझा करूंगा। अब बात करते हैं ऊंट अनुसंधान केंद्र। लिखो तो भाई, ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? अनुसंधान केंद्र वाला वो वीडियो जरूर देखेगा, आई बटन में लगवा दूंगा उसको। ऊंट अनुसंधान संस्थान, ऊंट अनुसंधान संस्थान आपका है प्यारे साथियों जोड़बीड़ बीकानेर में। जोड़बीड़ कहां पर है? ऊंट अनुसंधान संस्थान जोड़बीड़ बीकानेर में। बिल्कुल, बहुत ही शानदार लाजवाब आपके कमेंट आ रहे हैं। अब मैं बात करता हूं, ऊंट अनुसंधान संस्थान की बात कर लिया आपने, जोड़बीड़ बीकानेर में। जो बीकानेर जिला मुख्यालय है ना, उससे 8 किलोमीटर दूरी पर जोड़बीड़ है। वहां पर क्या है? ऊंट अनुसंधान संस्थान है प्यारे साथियों। अगर मैं बात करता हूं कैमल मिल्क डेयरी, राजस्थान में कैमल मिल्क डेयरी कहां पर है? तो राजस्थान में कैमल मिल्क डेयरी को लिख डालो, कैमल मिल्क डेयरी। कैमल मिल्क डेयरी ये आपके बीकानेर में है भाई। कहां पर है? ये भी बीकानेर में ही है। बिल्कुल, सर्वाधिक ऊंट जैसलमेर में है, न्यूनतम प्रतापगढ़ में है, ऊंट अनुसंधान जोड़बीड़ बीकानेर में है, कैमल मिल्क डेयरी बीकानेर में है। अब क्या होता है कि एक बार क्या है, ये मामला ऊंट के दूध को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया भाई ये मामला। अब न्यायालय ने एक निर्णय दिया, किसी वाद को लेकर गया होगा। अब न्यायालय ने निर्णय दिया कि भाई, ये निर्णय कब आता है? ये निर्णय आता है, सर्वोच्च न्यायालय का एक फैसला आता है, वो फैसला मैं आपके बीच साझा कर रहा हूँ। अक्टूबर 2000 में एक फैसला आता है कि ऊँटनी का दूध है ना, ऊँटनी का जो दूध होता है ना, मानव जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ बताया है। जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है ना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उसने क्या बताया है कि भाई ऊँटनी का दूध मानव के लिए सर्वश्रेष्ठ दूध है। बिल्कुल, ये क्या होता है? ये कैल्शियम मुक्त अवस्था में पाया जाता है। अब देखिएगा, कई बार देखते हैं आप लोग रसगुल्ले वगैरह ऊँट के दूध के बनते हैं, ये दूध कभी जमता नहीं है। ऊँट का दूध नहीं जमता है क्योंकि ये प्यारे साथियों कैल्शियम मुक्त अवस्था में होता है। ऊँट का दूध कैल्शियम मुक्त अवस्था में होता है, इस वजह से जमता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अक्टूबर 2000 में एक फैसला बताते हुए, उसमें एक वाद में बताते हुए कहा है कि ऊँट का दूध मानव के लिए सर्वश्रेष्ठ दूध है। बिल्कुल, ये दूध क्या नहीं होता है? कैल्शियम मुक्त होता है ऊँट का दूध, कैल्शियम मुक्त होता है, ध्यान रखना, इसलिए जमता नहीं है ये दूध। ऊँट का दूध सर्वश्रेष्ठ होता है, और ये तो अब लिखवाने की जरूरत है नहीं क्योंकि सर्वश्रेष्ठ होता है, आप लोगों को पता है सर्वश्रेष्ठ होता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इसलिए कैल्शियम मुक्त अवस्था में होने के कारण इस दूध का दही नहीं जमता है, और ये क्या होता है, मानव के लिए बहुत उपयोगी होता है। अगर किसी को मधुमेह, जिसे डायबिटीज बोलते हैं, डायबिटीज की बीमारी हो, तो ऊँटनी का दूध उसके लिए बहुत उपयोगी होता है। बिल्कुल। अब मैं बात करता हूँ, ऊँटनी का दूध उसके लिए बहुत उपयोगी होता है। क्या ये ऊँट है जो सिर्फ मतलब दूध यानी मानव के लिए उपयोगी है? परंतु प्यारे साथियों, यहीं तक नहीं, ये बोझा ढोने में, सवारी में, भारतीय सेना के लिए ये बहुत ही मतलब कारगर साबित है ऊँट। तभी तो इसको रेगिस्तान का जहाज कहा गया है। यानी हर क्षेत्र में ये कामयाब है, हर क्षेत्र में कामयाब है प्यारे साथियों। अब क्या होता है, जो अपने थार में बीएसएफ है ना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, रेड क्लिफ लाइन पर 17 अगस्त 1947 को जिसका निर्धारण हुआ था, सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा ये रेखा खींची गई थी प्यारे साथियों। ये रेखा ऐसी रेखा खींची गई जो दो दिलों को एक दिल में रेखा खींचकर 2 टुकड़े कर दिए गए थे। उस समय लोगों को अंदाजा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है।
आज़ादी की खुशियां थी, तो वो दिन हमारे लिए खुशी का दिन भी था और प्यारे साथियों गम का भी दिन था। खुशी तो इस बात की थी कि हम अंग्रेजों से आज़ाद हो गए, गम इस बात का था कि एक ही घर के दो टुकड़े हो गए थे प्यारे साथियों। चलिए, वो एक बात थी, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बढ़ रहे थे, बिल्कुल। अब मैं बात कर रहा था आपके बीच, क्या ऊंट सिर्फ ये काम आता है, यानी दूध इसका मधुमेह रोग में काम आता है? भाई सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है ऊंट का दूध बहुत अच्छा होता है मानव के स्वास्थ्य के लिए। नहीं, ये क्या कहता है, भारतीय सेना, इंडियन आर्मी भी इसको काम में लेती है। इंडियन आर्मी, प्यारे साथियों, भारतीय जो सेना है, जो मरुस्थल में चलने के लिए, बिल्कुल एक इसकी बेहद खास किस्म है, नाचना ऊंट। कौन सा ऊंट है भाई? नाचना का ऊंट है। नाचना ऊंट, ये ऊंट की किस्में हैं। नो भारतीय सेना, भारतीय सेना जब मरुस्थल में चलती है तो नाचना ऊंट का प्रयोग करती है, बिल्कुल। और नाचना ऊंट है ना, जो सुंदरता की दृष्टि के लिए प्रसिद्ध है, जो नाचना का ऊंट है ना, वो सुंदरता के लिए बहुत प्रसिद्ध है, यानी बहुत ही सुंदर ऊंट होता है। जबकि मैं बात करता हूँ, एक तो होता है, देखिए दो तरह के आदमी होते हैं, एक तो कार्यशील और एक बिल्कुल थोड़ा सा अप टू डेट रहते हैं। तो ये नाचना वाला ऊँट है ना, ऐसा ही मानो कुछ बाहरी दिखावे में ज्यादा ध्यान रखता है, यानी इसका स्ट्रक्चर है ना बहुत ही मतलब ये सुंदर है। जबकि बोझा ढोने की बात करता हूं मैं, बोझा ढोने के लिए कौन सा ऊँट प्रसिद्ध है? नाचना भारतीय सेना, और ये क्या है, सर्वश्रेष्ठ है भाई, सर्वश्रेष्ठ, ठीक है। जबकि मैं बात करता हूं बोझा ढोने की, ये लो भाई, गोमट का ऊँट है ना, ये है आपका बोझा ढोने के लिए, यानी जो ऊंट गाड़ी देखते हो ना आप, बोझा ढोने के लिए। गोमठ का, नाचना जैसलमेर का सुंदरता की दृष्टि से गोमठ है, गोमठ वाला ऊंट है ना प्यारे साथियों, ये क्या है, वजन की दृष्टि से यानी बोझा ढोने के लिए ये प्रसिद्ध है, ठीक है। ठीक है भाई, आगे बढ़ो। ठीक है, ठीक है, बहुत शानदार आपके कमेंट आ रहे हैं, आगे बढ़ें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही लाजवाब, ऐसे ही प्यार बनाए रखो, जैसा मैं देख पा रहा हूँ, बिल्कुल। अब बात करते हैं आगे। अब देखो भाई, भारतीय आर्मी इनका प्रयोग करती है। अब ये भी बात करते हैं कि राजस्थान में ऊंटों को लाने का श्रेय किसको जाता है? ऊंटों का राजस्थान में ऊंटों को लाने का श्रेय जाता है पाबूजी राठौड़ को। किसको जाता है? पाबूजी राठौड़ को ऊंटों को लाने का श्रेय जाता है राजस्थान में। राजस्थान में ऊंटों का लाने का श्रेय किसको जाता है? पाबूजी को। अब पाबूजी राठौड़ को जाता है ऊंटों को लाने का राजस्थान में श्रेय। तो लिख डालो, राजस्थान में ऊंटों को लाने का श्रेय, ऊंटों को लाने का श्रेय, राजस्थान में ऊंटों को लाने का श्रेय किसको जाता है? पाबूजी राठौड़ को जाता है। और ऊंटों को लोक देवता के रूप में भी इसको पूजा जाता है। लोक देवता है भाई ये, किसके? ऊंटों के लोक देवता, ठीक है, ऊंटों वाले लोक देवता है, और ऊंटों को लाने का श्रेय जाता है। अब देखिए भाई, जब ऊंट बीमार हो जाता है ना, जब मानिए आपके पास ऊंट है, अब देखिएगा ऊंट किसके पास होता है? सर्वाधिक राइका और रेबारी जाति के पास ऊंट होता है। किसके पास होता है? राइका व रेबारी जाति के पास। जब ऊंट बीमार हो जाता है ना, ये बीमार हो गया, माना कि ऊंट बीमार हो गया, तो रात में क्या करते हैं? पाबूजी की फड़का वाचन करते हैं, फड़का वाचन करते हैं, बोपों के द्वारा वाचन होता है फड़का वाचन। कब? रात में करते हैं। जैसे ऊंट बीमार हो गया, पाबूजी की फड़का वाचन कर दो, क्योंकि ऊंटों के लोक देवता है और ऊंटों को राजस्थान में इन्होंने ही लाया है, तो ऊंट ठीक हो जाता है, ऐसा माना जाता है, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ो, और मैं बात कर ही चुका आपके बीच। सर्वाधिक प्यारे साथियों, इसका जो उपासक यानी जो पालन करने वाली जाति होती है, राइका और रेबारी होती है। कौन सी जाति होती है? राइका व रेबारी। तो ये भी लिख डालो, राइका व रेबारी जाति। कौन सी जाति? ऊंट पालने वाली जाति है।
ऊंट पालने वाली जाति है। कौन कौन सी जातियां हैं? राइका व रेबारी ऊंट पालती हैं। ये दोनों जातियां ऊंट पालने में इनको अग्रिम स्थान है। अब देख लो भाई आगे, ऊंट में एक रोग पाया जाता है, लगातार संख्या घट रही है। और ये भी पूछा जा सकता है आपने, सर्रा रोग किस जीव में पाया जाता है? तो ये ऊंट में ही पाया जाता है। इस वजह से राजस्थान में लगातार इनकी संख्या घटती जा रही है। किसकी? ऊंटों की। अब बात करते हैं गोरबंद। गोरबंद क्या है? ये भी आपसे ऑनलाइन में प्रश्न पूछा जा सकता है। गोरबंद है ऊंट का आभूषण। ऊंट का आभूषण, ठीक है। और ये स्पेशली ऊंट के गले पर होता है। ये लो भाई, गोरबंद ऊंट के गले का आभूषण हो गया। ऊंट में पाया जाने वाला रोग सर्रा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही शानदार। राजस्थान सरकार क्या कर रही है? सर्रा रोग पर कैसे न कैसे कंट्रोल पा लिया जाए, क्योंकि ये राजस्थान का राजकीय पशु है। राजस्थान की आन और बान शान का मामला हो गया अब, क्योंकि आपको पता है ऊंट वध निवारण अधिनियम 2014 राजस्थान सरकार के द्वारा दिसंबर महीने में पारित कर दिया गया। इस वजह से सरकार क्या कर रही है इस पर, इससे पहले ही कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। सरकार ने एक कार्यक्रम चलाया था 2010-11 में, सर्रा रोग नियंत्रण कार्यक्रम। 2010-11 में सर्रा रोग नियंत्रण कार्यक्रम चलाया था। ये लो भाई, सर्रा रोग नियंत्रण कार्यक्रम कब चलाया गया? 2010-11 में चलाया गया। और सर्रा रोग का संबंध किससे है? ऊंट से है। बिल्कुल। अब आगे बात करते हैं, वो जो मैं आपको बता रहा था ना, आपके जैसे कमेंट देख पा रहा हूं, बिल्कुल बहुत ही आपके शानदार लाजवाब कमेंट आ रहे हैं। दिल गदगद हो गया प्यारे साथियों। ऐसे ही प्यार बनाए रखो। और आप लगातार, मेरे को उम्मीद है आपके पास जितने भी ग्रुप वगैरह है ना, आप उनमें भी सेशन को शेयर किया करो, ताकि ये जरूरतमंद तक, सभी विद्यार्थियों तक ये सेशन पहुंच सके। अब बात कर रहे थे अपन ऊंट की खाल पर की जाने वाली कला। उस्ता कला की जाती है ऊंट की खाल पर। ऊंट की खाल पर की जाने वाली कला किस नाम से जाना जाता है? उस्ता कला के नाम से। उस्ता कला, इसका उपनाम भी लिख डालो, इसे मुन्नावती कला भी कहते हैं, या फिर मुनवती। ठीक है। ऊंट की खाल पर की जाने वाली कला उस्ता कला, मुनावती कला या फिर मुनवती कला के नाम से जाना जाता है प्यारे साथियों इसको। अब ये बताओ उस्ता कला कहाँ की थी? उस्ता कला ये मूलतः लाहौर की थी। कहाँ की थी? मूलतः लाहौर की कला थी। ठीक है। अब इसको लाहौर से राजस्थान में कौन लाया? तो बीकानेर एक रियासत है, और बीकानेर रियासत का आप नाम कैसे भूल सकते हो? बीकानेर रियासत का शासक था अनूप सिंह। अनूप सिंह राजस्थान में लेकर आता है इसको, उस्ता कला को। अनूप सिंह लेकर आए लाहौर से उस्ता कला को। अब देखिएगा भाई, ये लेकर आया तो इसका काल है ना, जो उस्ता कला का उस्ता कला का स्वर्ण काल कहलाता है। यानी उस्ता कला है ना, जो अनूप सिंह के काल में सर्वाधिक पली बढ़ी। यानी अनूप सिंह राजा था बीकानेर का, इसके शासन काल में उस्ता कला ने अद्भुत प्रगति की। बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिले प्यारे साथियों अनूप सिंह के काल में। अब जो उस्ता कला, उस्ता जो ऊंट की खाल पर जो कलाकार होते हैं ना, उनको क्या कहते हैं प्यारे साथियों? उस्ताद कहते हैं। जो आप लोग सुनते हो ना, यानी उस्ता कला के जो प्रमुख कलाकार है ना, ये लिख डालो भाई। उस्ताद क्या है? उस्ता कला के कलाकार। उस्ता कला के कलाकार क्या कहलाते हैं? उस्ताद कहलाते हैं। आप लोगों ने अक्सर कई व्यक्तियों को सुनते, मतलब कहते हुए सुना होगा, अरे उस्ताद ये काम कैसे करूं? उस्ताद का मतलब होता है उस कार्य को करने वाला एक प्रमुख
जो व्यक्ति होता है ना उसे उस्ताद कहते हैं। अब ऊंट की खाल पर की जाने वाली कला उस्ता कला कहलाती है। ये अनूप सिंह लाहौर से इसको लेकर आते हैं, बीकानेर रियासत के शासक थे अनूप सिंह। अब इसको जो कार्य करते हैं ना उसको कलाकार को उस्ताद कहते हैं। और ये कलाकार बीकानेर के आसपास क्षेत्रों में ही, यानी बीकानेर रियासत है उसके आसपास क्षेत्रों के ही कलाकार हैं जो क्या कहलाते हैं, उस्ताद कहलाते हैं, उस्ता कला को करने वाले। अब मैं बात करता हूं प्यारे साथियों, इस कला का प्रसिद्ध कलाकार कौन है? हिसामुद्दीन उस्ता को माना जाता है। किसको माना जाता है? प्रमुख उस्ता कलाकार, उस्ता कलाकार, नाम लिख डालो भाई, हिसामुद्दीन। उस्ता। अब भाई ये भी पूछ लेगा एग्जामिनर का, क्या पता उसके खोपड़े का, कहां का था? बीकानेर का मूल निवासी था। ठीक है, आगे बढ़ो। अब लिख डालो वर्तमान में प्रसिद्ध कौन है? प्रसिद्ध कलाकार मोहम्मद हनीफ उस्ता। ये लो भाई, इसामुद्दीन इसका प्रमुख कलाकार है। वर्तमान में अगर मैं बात करूं प्रसिद्ध कलाकार कौन है उस्ता कला का? मोहम्मद हनीफ उस्ता। उस्ता, उस्ता कलाकार उस्ता के उस्ताद कहलाते हैं। और ये देखिए भाई, मोहम्मद हनीफ उस्ता है। बहुत ही आपके शानदार कमेंट आ रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए भाई, उस्ता कला है ना, उससे संबंधित अन्य कलाकार है। इलाही बख्श भी एक उस्ता कला का जो अन्य कलाकार है, इलाही बख्श है, जो राजा गंगा सिंह के शासनकाल में उसने प्यारे साथियों उस्ता कला पर एक चित्र बनाया था। राजा गंगा सिंह के शासनकाल में उस्ता कला पर एक चित्र बनाया था इलाही बख्श ने प्यारे साथियों, जो यूएनए के कार्यालय में रखा हुआ था। अब देखिएगा उस्ता कला कितनी प्रसिद्ध हुई, तो यहां से ये भी अच्छा प्रश्न बन सकता है। इलाही बख्श, इलाही बख्श नाम था उसका, इलाही बख्श। ठीक है। अब प्यारे साथियों, ये इलाही बख्श है ना, ये भाई एक बहुत ही खतरनाक चित्रकार है। उस्ता कला का एक खतरनाक कलाकार है। ठीक है। इसने क्या किया था, राजा गंगा सिंह था, गंगा सिंह बीकानेर का राजा था, उस समय एक उस्ता चित्र बनाया था, उस्ता चित्र बनाया था, उस्ता कला पर एक चित्र बनाया था। वो कहां पर रखा हुआ है? अब बताओ, इससे बड़ा गौरव की बात क्या हो सकती है? यूएनओ के कार्यालय में रखा हुआ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 24 प्यारे साथियों इसकी स्थापना होती है आपका 1945 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, 1945 में। अब देखो, इसकी स्थापना 1945 में होती है इलाही बख्श के द्वारा प्यारे साथियों। इसकी जो ये उस्ता कला का जो चित्र बनाया गया था, महाराजा गंगा सिंह उस समय बीकानेर के राजा थे, और ये यूएन तक ये चित्र रखा हुआ था। तो उस्ता कला से आपसे संबंधित 3 कलाकार ये आपने याद रखे, हिसामुद्दीन, मोहम्मद हनीफ उस्ता, और ये भी याद रखना भाई अली बख्श, इलाही बख्श, इलाही बख्श। अब यहाँ से इस तरह का आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि किस उस्ता कलाकार के द्वारा बनाया गया चित्र यूएन के कार्यालय में रखा हुआ है, यूएनओ के कार्यालय में रखा हुआ था। किस शासक के शासनकाल में बनाया गया उस्ता कला पर चित्र यूएनओ के कार्यालय में रखा हुआ है? महाराजा गंगा सिंह के शासनकाल में बनाया हुआ चित्र प्यारे साथियों, और ये इलाही बख्श के द्वारा बनाया गया था। महाराजा गंगा सिंह ने क्या किया था भाई, महाराजा गंगा सिंह था ना, इनके भी बहुत ही ठाठ थे भाई। इन्होंने क्या किया था, ऊंटों की एक सेना भेजी थी। ऊंटों की एक सेना कहां पर भेजी थी, लिख डालो। महाराजा गंगा सिंह थे ना, ऊंटों की एक सेना भेजी चीन में भाई। गंगा सिंह ने, इन्होंने बहुत लठ काटे जिंदगी में। गंगा सिंह ने ऊंटों की सेना भेजी, ऊंटों की सेना भेजी, चीन में भेजी। कहां पर भेजी, चीन में भेजी। उसका नाम क्या था, गंगा रिसाला। ये काफी बार पूछा गया भाई, गंगा रिसाला। ये लो भाई, गंगा रिसाला नामक ऊंटों की सैनिक टुकड़ी किसके द्वारा भेजी गई? गंगा सिंह के द्वारा भेजी गई। किस देश में भेजी गई? चाइना में को भेजा जाता है। ठीक है,
बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही आपके शानदार, बेहतरीन, लाजवाब कमेंट आ रहे हैं प्यारे साथियों। जैसा मैं देख पा रहा हूँ, वो एक गंगा रिसाला नाम से एक सेना भेजी गई थी, ऊंटों की एक सेना जो चीन में जाती है, महाराजा गंगा सिंह के द्वारा उसको भेजा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब बात करता हूं मैं आगे। बिल्कुल, बहुत ही शानदार आपके कमेंट आ रहे हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं भाई, थोड़ा सा बेसिक डिटेल और देख लो भाई। ऊंट की प्रमुख नस्लें देख लो। ऊंट की प्रमुख नस्लें। पहले लिख लो भाई, बीकानेरी ऊंट, जैसलमेरी ऊंट, मारवाड़ी ऊंट, अलवरी ऊंट, सिंधी ऊंट, प्यारे साथियों, बीकानेरी, जैसलमेरी, मारवाड़ी, अलवरी और सिंधु। अब प्यारे साथियों, और कुछ एक नस्ल रह जाती है, जैसे कच्छी है, किसपाल है, गुराहा है, तो उनको भी लिख डालो भाई। कच्छी, केसपाल है और गुराहा है। अब बताओ भाई, अरे पूछ एग्जामिनर क्या पूछता है, तेरे को पूछने में ही शर्म आ जाएगी। हम इतना कंटेंट याद कर लेंगे, कौन सी नस्ल पूछता है, पूछ। बीकानेरी, जैसलमेरी, मारवाड़ी, अलवरी, सिंधी, कच्छी, केसपाल, गुरहा, प्यारे साथियों, ये ऊंट की प्रमुख नस्लें हैं। अब बताओ, ऊंट से संबंधित आपका कोई प्रश्न गलत हो गया क्या? अरे इससे ज्यादा डाटा क्या चाहिए उसको, इससे ज्यादा डाटा क्या चाहिए ऊंट को, ऊंट को नहीं, सॉरी एग्जामिनर को। अब ये देख लो भाई, ये यहां से शुरू हुआ था अपना ऊंट। अब बताओ, राजस्थान का राज्य पशु ऊंट है। इसको 30 जून 2014 को कैबिनेट राजस्थान सरकार एक मीटिंग बुलाती है प्यारे साथियों। सरकार घबरा गई, बोले लगातार संख्या कम हो रही है, बोले क्या किया जाए, बोले इसको 30 जून को एक अधिसूचना जारी करवा दे, राज्य के पशु का दर्जा दिलवा दो। बिल्कुल, और अधिसूचना जारी करवा दी, उसके बाद इसको दर्जा दिलवा दिया गया 19 सितंबर 2014 को। दिसंबर 2014 में प्यारे साथियों, ऊंट वध रोक अधिनियम लेकर आ गई राजस्थान सरकार। कैमल ड्रोमो कमेलस और ड्रोमोडेरियस इसका वैज्ञानिक नाम प्यारे साथियों। अब आगे देखते हैं, ऊंट को इस रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, मरुस्थल का जहाज कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। ऊंट राजस्थान में, भारत, पूरे राजस्थान में, पूरे भारत में राजस्थान का एकाधिकार है, सर्वाधिक जैसलमेर में, न्यूनतम आपके प्रतापगढ़ में भाई। ऊंट अनुसंधान केंद्र जोड़बीड़ बीकानेर में है। कैमिल मिल्क डेयरी आपकी है बीकानेर में है, और ये कैल्शियम मुक्त होता है, इसलिए ऊंट का दूध है ना, जो दही में नहीं बदलता है, ये कैल्शियम युक्त मुक्त होता है प्यारे साथियों। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर प्यारे साथियों, नाचना का ऊंट है भारतीय सेना, जो सर्वश्रेष्ठ ऊंट है, भारतीय सेना भी इसको काम में लेती है। गोमट का ऊंट भोजड़ होने के लिए है। और बाबूजी राठौड़ को ऊंटों को लाने का श्रेय दिया जाता है। राजस्थान में लोग देवता है ऊंटों के, बीमार हो जाते हैं जब रात में इनकी फड़ का वाचन किया जाता है। रेबारी व रायगा जाति ऊंट पालने वाली प्रमुख जातियां हैं। ऊंट में सर्रा रोग पाया जाता है। गौरबंद ऊंट के गले का आभूषण है प्यारे साथियों। 2010-11 में सर्रा रोग लगातार ऊंटों की संख्या को कम कर रहा था, या और कुछ एक लोग भी वध कर रहे थे, तो सर्रा रोग पर सरकार ने क्या कर दिया, नियंत्रण कार्यक्रम चलाया 2010-11 में। ऊंट की खाल पर की जाने वाली कला उस्ता कला, मुन्नावती कला, मुनवती कला कहलाती है। उसके बाद आपने पढ़ा, ऊंट की जो उस्ता कला थी लाहौर की थी, बीकानेर के शासक अनूप सिंह लेकर आते हैं, और यह उस्ता कला का स्वर्ण काल कहलाता है, अनूप सिंह का काल। उस्ता कला के कलाकार होते हैं, उस्ताद होते हैं प्यारे साथियों। उस्ता कलाकार प्रमुख थे उसी समय के, हिसामुद्दीन उस्ता बीकानेर निवासी थे। वर्तमान में उस्ता कला का प्रसिद्ध मोहम्मद हनीफ उस्ता है। और इलाही बख्श थे ना, जो वो उस्ता कलाकार थे प्यारे साथी, उन्होंने एक उस्ता कला का वो चित्र बनाया गंगा सिंह के शासनकाल में, वो चित्र बनाया जो यूएनओ के कार्यालय में रखने के लिए मजबूर कर दिया गया। यानी वो कितना सुंदर होगा। अब आप सोचते हो यूएनओ में रखा जा रहा है, मतलब मामला कुछ तो, बिल्कुल भाई, बात में कुछ तो लोचा है, कुछ तो क्वालिटी थी। गंगा सिंह ने ऊंटों की सेना भेजी थी चीन में, गंगा रिसाला नाम था उसका। ऊंट की प्रमुख नस्लें बीकानेर, जैसलमेरी, मारवाड़ी, अलवरी, सिंध, कच्छी और केसपाल, गुरा, ये आपने ऊंट की प्यारे साथियों नस्ल पढ़ी। अब बताओ भाई, ऊंट से संबंधित कोई गलत करोगे क्या सवाल? अरे अभी भी गलत होगा क्या? आप पढ़ लो। एक बार लाइक शेयर करो, तब तक मैं पानी पी के आता हूं।
चलो भाई, कर दिया होगा शेयर वगैरह तो, क्योंकि आप लोग आज्ञाकारी हो। बिल्कुल, ऐसे तो आप कंजूसी करते ही नहीं हो ना। शेयर वगैरह के मामले में तो बहुत शानदार आपके जो परफॉर्मेंस है ना, वो शेयर में ही दिखाते हो आप लोग। पढ़ाई में भी दिखाओ साथ साथ में, मजा आने वाला है। ठीक है भाई, चलते हैं अब आगे। राजस्थान का, अब क्या लेंगे आप अपना, राजस्थान का राज्य पक्षी। राजस्थान का राज्य पक्षी, राजस्थान का राज्य पक्षी क्या है भाई? गोडावन। ठीक है, राजस्थान का राज्य पक्षी पढ़ेंगे, राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावन है। अब बताओ भाई, इसको राज्य पशु का दर्जा, राज्य पक्षी का दर्जा कब दिया गया? इसको प्यारे साथियों कब दर्जा मिलता है? इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इसको प्यारे साथियों दर्जा मिलता है 21 मई 1981 को दर्जा मिलता है। और इसका वैज्ञानिक नाम की अगर मैं बात करूं, क्रायोटिस नाइग्रेप्स प्राइड। क्या है? देखिए नाम ही थोड़ा अटपटा है प्यारे साथियों। क्रायोटिस क्या है भाई? क्रायोटिस नाइग्रेसेप्स। देखिए मेरे को ही नहीं आ रहा है। इसका 21 मई 1981 में इसको दर्जा दिया जाता है भाई। अब इसका वैज्ञानिक नाम लिख डालो। एक मिनट, वैज्ञानिक नाम क्रायोटिस लो भाई, लिख तो दिया आज की तारीख में, क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स इसका वैज्ञानिक नाम है। किसका वैज्ञानिक नाम है? आपका गोडावन का वैज्ञानिक नाम है। 21 मई 1981 को इसको राजस्थान का राज्य पक्षी का दर्जा दिया जाता है प्यारे साथियों। इसका वैज्ञानिक नाम है क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स। इसे प्यारे साथियों अंग्रेजी में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहा जाता है, और इसको स्थानीय भाषा में सोन चिड़िया, शर्मिला पक्षी कहा जाता है। लिख डालो, अंग्रेजी में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बस्टर्ड। ठीक है, स्थानीय भाषा में भी लिख डालो, सोन चिड़ी भाई, सोन चिड़ी, सोन चिड़िया। ये शर्माता है तुम्हारी तरह, बहुत शर्माता है बेचारा, बोलता ही नहीं है। जब आप पेपर देख के शर्माते हो ना, ऐसे ही ये शर्मीला पक्षी है। आप पेपर देख के आप कुछ भी नहीं करते हो ना उसमें, लगातार आपके जो रिकॉर्ड बना रखे हैं ना, उन सभी रिकॉर्डों को तोड़ो इस बार। जो आपने रिकॉर्ड बना रखे ना, था कैसे रिकॉर्ड बना रखे, अब आप ये तो आप ही जानोगे। शर्मिला पक्षी कहते हैं, सोन चिड़िया इसको कहते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इसको अंग्रेजी में कहते हैं। ठीक है, आप देखिएगा इसको स्थानीय भाषा में तो कहते ही है, परंतु जो हाड़ौती क्षेत्र है और सोरसन बारावाड़ा क्षेत्र, क्योंकि राजस्थान में आपको पता है चुनिंदा जगहों पर ये पाया जाता है गोडावन, इसके प्रमुख जगह। उनमें एक जगह क्या है, एक जगह प्यारे साथियों सोरसन बारा भी है, वहां पर इसको अलग ये नाम है। और सोरसन बारा वाला क्षेत्र है ना, सोरसन बारा, सोरसन बारा, या बोले तो प्यारे साथियों हाड़ौती का क्षेत्र, इसमें इसको कहते हैं माल मोरडी। कैसी मोरडी? माल वाली मोरडी, माल मोरडी नाम से जाना जाता है इसको। अब बताओ इसके कितने नाम हो गए? अंग्रेजी में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कह दिया आपने, स्थानीय भाषा में आपने क्या कह दिया इसको? सोन चिड़िया कह दिया, शर्मिला पक्षी कह दिया। बेचारा बहुत शर्माता है। अब हाड़ौती में गया शर्माते हुए, तो अब वहां जाते ही बोला ये तो माल मोरडी आ गई भाई, ये तो बहुत मालदार पक्षी है। सोरसन बारा आपको पता है, वहां पर इसको, अब भाई इसके तो बहुत सारे उपनाम, वहां पर इसको क्या कह दिया गया? मालमोरडी कह दिया गया प्यारे साथियों। और अन्य इसके उपनाम है
सारंग भी कहते हैं इसको, हुकना भी कहते हैं, तुकदर भी कहते हैं, बड़ा तिलोर कहते हैं, गुदनमेर कहते हैं। देखो कितने सारे उपनाम है। लिख डालो भाई कुछ एक उपनाम और है। उपनाम से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। उपनाम लिखते रहो भाई, लिखते रहो। सारंग, हुकना, तुकधर, ये तुक्का लगाने में माहिर है भाई। तुकधर तुम्हारी तरह तुक्का बहुत लगाता है। बड़ा तिलोर, गुदनमेर। अब बताओ भाई कितने उपनाम हो गए, दोबारा रिवीजन करवा देता हूं। गोडावन के उपनाम, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, शर्मिला पक्षी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, शर्मिला पक्षी। उसके बाद अगर मैं बात करूं प्यारे साथियों, इसको मालमोडी कहते हैं, सोन चिड़िया कहते हैं, सारंग कहते हैं, हुगना कहते हैं, बड़ा तिलोर कहते हैं, गुदनमेर कहते हैं। अब ये राजस्थान में, ये तो उसके रहे उपनाम। अब ये राजस्थान में 3 क्षेत्रों में सर्वाधिक पाया जाता है। वो 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं, लिख डालो भाई। कौन कौन से हैं राजस्थान में 3 क्षेत्रों में पाया जाता है सर्वाधिक? पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना हमारा। 3 क्षेत्र लिख डालो भाई, कौन कौन से क्षेत्र हैं? सोरसन बारा, माल मोरडी वाला सोरसन बारा, दूसरा आपका सांकलिया अजमेर है, और एक है जैसलमेर में। अब जैसलमेर वाला कौन सा, छापो देखो भाई। दूसरा आपका पड़ेगा सोकलिया अजमेर, मरु उद्यान जैसलमेर। ठीक है, राजस्थान में 3 प्रमुख जगह हैं, वहां पर गोडावन पाया जाता है, सोरसन बारा, सोकलिया अजमेर, और प्यारे साथियों मरुद्यान जैसलमेर। अब देखिएगा मरुद्यान जैसलमेर में नहीं है, ये क्या है कि जो आपका ये है ना, जैसे यहां पर है, क्या है यहां पर, ये आपका मरुद्यान है, ये वाला। अब ये सीमा किस किस की है, जैसलमेर बाड़मेर की, तो यहां पर ये भी लिख डालो। बाड़मेर में भी आता है इसका कुछ भाग, तो जैसलमेर बाड़मेर में मरुद्यान है प्यारे साथियों, जहां पर हजारों करोड़ों साल प्राचीन दबे अवशेष मिले हैं। मरुद्यान जैसलमेर राजस्थान का, देखिए इसका नाम ही राष्ट्रीय भाई। आंख का अंधा नाम नैन्सु, कई बार होता है ना गुणों के विपरीत नाम। अब जैसे ही आप लोग पढ़ते हो, बोलो सर राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान, अरे अरे राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, ये अभ्यारण्य है, ये राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। इसका नाम ही नाम के आगे ही राष्ट्रीय उद्यान लिखा हुआ है। इसको मरुद्यान भी कहते हैं, राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, परंतु ये राष्ट्रीय उद्यान नहीं है बिल्कुल। अब मैं बात करता हूं गोडाउन के प्रजनन के लिए प्रसिद्ध जंतुआलय। गोडाउन के प्रजनन के, गोडाउन के प्रजनन के लिए प्रसिद्ध जंतुआलय जोधपुर जंतुआलय है भाई। आगे चलो, मजा आ रहा है सेशन में। अब ये भी बात कर लिया आपने कि सर प्रजनन के लिए जोधपुर है, तो प्रजनन काल भी बता दो। बोला लो भाई, आप क्यों पीछे रहते हो, एग्जामिनर का क्या पता किस मूड से उठेगा। अक्टूबर नवंबर महीने में प्रजनन करता है जोधपुर जंतुआलय, इसका प्रजनन के लिए फेमस जगह है। अक्टूबर नवंबर इसका प्रजनन काल है, जोधपुर जंतुआलय है। अब ये बात आती है भाई बहुत ही गजब। अब आपने उस्ताकला पढ़ा था, लाहौर की थी, क्या ये गोडाउन राजस्थान का ही पक्षी था? जी नहीं, ये कहां का था भाई? ये अफ्रीका का मूलतः पक्षी था। लिख डालो, राजस्थान का राज्य पक्षी कहां का था मूलतः? अरे मूलतः अफ्रीका का था, अफ्रीकी पक्षी था ये। अब बताओ डाउट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे मूलतः कहां का था? अफ्रीका का था। अगर मैं इसकी बात करता हूं प्यारे साथियों,
ठीक है, इसकी बात करता हूं मैं। किसकी? अरे गोडाउन की लंबाई की। एनसीईआरटी बुक कहती है 1 मीटर है, 1 मीटर में 3.25 फीट के आसपास होते हैं 1 मीटर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बात कर रहा हूं मैं, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। जबकि वैसे इसकी लगभग 4 मीटर मानी गई है। ये 4 मीटर नहीं है, 4 फीट है प्यारे साथियों, 4 फीट है। और 1 मीटर एनसीईआरटी मानता है, लगभग में आंकड़ा है। तो इस चीज को आप देख लेना, ऐसा आपसे प्रश्न पूछा नहीं जाता, पर मैं ये आपको बेसिक डिटेल के लिए बता रहा हूं। ठीक है, अब आपने पढ़ लिया ये कहाँ का है। अब ये सारा डाटा आपने क्लियर, अरे बहुत शानदार, क्या बात है, दिल जीत लिया आज तो आपने, ऐसे कमेंट कर रहे हो। इसका ऊपरी भाग नीला दिखाई देता है और ये शुतुरमुर्ग की तरह दिखाई देता है। इनमें लिखवाने वाली प्यारे साथियों कुछ बातें हैं नहीं, क्योंकि एग्जाम में ऐसा नहीं पूछेगा कि बताओ भाई गोडावन का ऊपरी भाग कैसा दिखाई देता है। हाँ भाई, ये चीज प्रश्न पूछा जा सकता है बिल्कुल। आप में से एक बहुत ही शानदार एक हमारे प्रिय स्टूडेंट का कमेंट आ रहा है, बोला सर इसका भोजन बताओ। इसका भोजन लिखो भाई। इसका भोजन है ना मूंगफली व तारा मीरा है। ये प्रश्न भाई पूछा जा सकता है, मूंगफली व तारा मीरा, मूंगफली व तारा मीरा। गोडावन का भोजन है मूंगफली व तारा मीरा खाता है। और ये राजस्थान के अलावा किस राज्य में मिलते हैं भाई? क्या पता राजस्थान में मिलते हो? जी नहीं, राजस्थान के अलावा आपके पड़ोसी राज्य नरेंद्र मोदी जी जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनके होम स्टेट में गुजरात के अलावा कहाँ पर मिलता है? वो सॉरी, राजस्थान के अलावा गुजरात में भी मिलता है भाई, गुजरात में मिलता है। ठीक है, और भाई लगातार इसकी संख्या भी कम हो रही है, खतरा बढ़ रहा है, खतरा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इस वजह से क्या कर दिया गया, 2011 में 2011 में इसे रेड डाटा बुक में शामिल कर लिया गया, रेड डाटा बुक। अब आप बोलोगे सर ये रेड डाटा बुक क्या होता है? अरे रेड डाटा बुक में शामिल कर लिया गया। अब रेड डाटा बुक में शामिल कर लिया गया तो क्या हो गया? बोलो, रेड डाटा बुक में उनको सम्मिलित किया जाता है जो संकटग्रस्त होती हैं, यानी मामला खतरे में आ गया, संकटग्रस्त हो गई है प्रजाति, यानी इसके अस्तित्व पर खतरा आने लग गया। इसलिए इससे जो आपका रेड डाटा बुक में इसको शामिल कर लिया गया। कब कर लिया गया? 2011 में कर लिया गया प्यारे साथियों, 2011 में कर लिया गया। ये चीजें नहीं लिखवाई आपको, लिख डालो तो इसको भी। 2011 में से रेड डाटा बुक में शामिल कर लिया गया। अब रेड डाटा बुक में शामिल कौन करता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN इसको शामिल करता है रेड डाटा बुक में। तो ये भी छिप डालो, रेड डाटा बुक में शामिल कौन करता है? IUCN। ठीक है, IUCN है ना, वो रेड डाटा बुक में शामिल करता है। और इसमें क्या माना गया है कि जो गोडावन पक्षी है ना, जो विलुप्ति के कगार पर है, बिल्कुल, यानी ये विलुप्त हो सकता है, कभी भी विलुप्त हो सकता है, इसलिए इसको रेड डाटा बुक में शामिल कर लिया गया है। देखिएगा भाई, जो आपका राज्य पक्षी है, आप लोग जहां से भी ये वीडियो देख रहे हो, राज्य पक्षी के प्रति प्रेम रखना और इनके संरक्षण को बढ़ावा देना। किसी भी प्रकार का कोई बिल्कुल लगातार ये संकटग्रस्त है तो आप लोगों को जिम्मेदारी बनती है, जैसा कि हम लोग मोर के प्रति दिखाते हैं, वैसे ही आप लोग, ये हमारा राज्य पक्षी है, इसके प्रति भी वही भावना रखें। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं बात करता हूँ प्यारे साथियों आपके कमेंट, जैसा मैं देख पा रहा हूँ बहुत ही शानदार लाजवाब आपके कमेंट आ रहे हैं। अब क्या होता है भाई, इसको संरक्षण के लिए, यानी गोडाउन का जो संरक्षण है ना, राज्य सरकार ने क्या किया, 5 जून 2013 में क्या करती है राज्य सरकार, राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक प्रारंभ प्रोजेक्ट यानी कार्यक्रम लॉन्च करती है। तो राजस्थान सरकार ने 5 जून को क्या आता है आपको पता ही है, 5 जून 2013 में कहां पर, राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर में, राष्ट्रीय मरुद्यान मरुद्यान जैसलमेर में कौन सा कार्यक्रम शुरू करती है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कार्यक्रम शुरू करती है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कार्यक्रम। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कार्यक्रम शुरू करती है, कब करती है? 5 जून 2013 को। कहां पर? जैसलमेर में करती है।
अब बताओ भाई, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा सेशन में? अरे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? और ये भी ध्यान रख लो, जो आपका चिंकारा था ना, वो तो कहाँ का शुभंकर था? गंगानगर का शुभंकर था प्यारे साथियों। और ये शुभंकर कहाँ का है? गोडावन शुभंकर है आपका जैसलमेर का। अति महत्वपूर्ण है, ये और छाप डालो भाई। गोडावन किस जिले का शुभंकर है? तो गोडावन आपका शुभंकर है, गोडावन शुभंकर है जैसलमेर का भाई। शुभंकर कहाँ का है? जैसलमेर का शुभंकर है। और चिंकारा आपका गंगानगर का शुभंकर था, ठीक है। गोडावन आपका जैसलमेर का शुभंकर है। अब बताओ भाई, इससे संबंधित आपका कोई डाउट रहा क्या? अरे बताओ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, कोई डाउट रहा क्या? चलो तो नहीं रहा तो आगे बढ़े। राज्य पुष्प की बात कर लेते हैं भाई। राज्य पुष्प की फटाफट लिख डालो प्यारे साथियों। राजस्थान का राज्य पुष्प, और रोहिड़ा को राजस्थान का राज्य पुष्प कहते हैं, राज्य पुष्प, ठीक है। ये लो भाई, राज्य पुष्प आपका रोहिड़ा है, ठीक है। इसको राज्य पुष्प का दर्जा कब दिया गया? राज्य पुष्प का दर्जा दिया गया प्यारे साथियों 1983 में से राज्य पुष्प का दर्जा दिया गया। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम है टिकोमेला एंडुलेटा। टिकोमेला, टिकोमेला एंडुलेटा, टिकोमेला एंडुलेटा इसका वैज्ञानिक नाम है। और रोहिड़ा राजस्थान का राज्य पुष्प है, और 1983 में इसको दर्जा दिया जाता है। प्यारे साथियों, रोहिड़ा के फूल अप्रैल माह में खिलते हैं, और इस पुष्प का रंग होता है वो गहरा केसरिया होता है, हिरमिच या फिर पीला टाइप का होता है, गहरा केसरिया होता है प्यारे साथियों। इसे राजस्थान का सागवान कहते हैं, मरु शोभा के नाम से जाना जाता है। इसका केसरिया रंग होता है, यह ध्यान रखना। इसको क्या कहा जाता है? राजस्थान का सागवान, मरु शोभा, ठीक है भाई। ये उसके उपनाम ले लो। राजस्थान का सागवान मरु शोभा कहा जाता है। किसको कहा जाता है? टिकोमेला एंडुलेटा को कहा जाता है। टिकोमेला एंडुलेटा किसका वैज्ञानिक नाम है? राष्ट्रीय सॉरी राज्य पुष्प का वैज्ञानिक नाम है प्यारे साथियों। अब क्या होता है भाई, एक जरवलित नामक रेगिस्तानी चूहा है। कौन सा चूहा है? जरवलित नामक रेगिस्तानी चूहा है। अब ये चूहा क्या करता है भाई? भाई ये चूहे का नाम भी खतरनाक ही है। अब देखो भाई, चूहे के नाम भी रटने पड़ रहे हैं आपको, परंतु एक बार सरकारी नौकरी मिल जाए भाई। जरविल नामक एक क्या है भाई? जरविल नामक एक चूहा है। वो चूहा भाई इसको परेशान कर रहा है। देखो, हर चीज को कोई ना कोई परेशान करता है। वो क्या करता है? जो आपका राज्य पुष्प है ना, राज्य पुष्प, उसकी जड़ों को कमजोर कर रहा है। ये जड़ों को काटता है भाई, जड़ों को कमजोर करता है भाई। ये चूहा परेशान कर रहा है। आपको बेरोजगारी परेशान कर रही है, हमारे राज्य पुष्प को जरविल नामक एक चूहा परेशान कर रहा है। जोधपुर में, कहां पर? जोधपुर में। किसको? टिकोमेला एंडुलेटा को प्यारे साथियों मारवाड़ का टीक कहा जाता है। मारवाड़ के टीक के नाम से इसे जोधपुर में जाना जाता है। मारवाड़ के टीक। और रोहिड़ा को जोधपुर में इसे मारवाड़ का टीक कहा जाता है। आगे बढ़े। अब देखो भाई, इसकी जड़ों को जरविल नामक चूहा कमजोर कर रहा है। मारवाड़ का टीक इसको जोधपुर में कहा जाता है, ठीक है। और सर्वाधिक आपको पता ही है, मारवाड़ यानी पश्चिम क्षेत्र में सर्वाधिक देखने को मिलेंगे। पश्चिमी क्षेत्र में सर्वाधिक रोहिड़ा पाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ो। सर्वाधिक कहां पर है? पश्चिम क्षेत्र में। अब बताओ, कोई डाउट है क्या आपका? प्यारे साथियों, आज के सेशन को यहीं तक रखेंगे। बाकी आपका प्रतीक चिन्ह का पार्ट 2 वीडियो है, वो भी मैं आपके बीच बहुत जल्द लेकर आऊंगा प्यारे साथियों। ज़्यादा लंबा ना हो सेशन, क्योंकि आपका इंटरेस्ट भी कम हो जाता है, मुझे पता है। किसी की क्या समस्या है, किसी का नेट खत्म हो जाता है, किसी का बैटरी डिस हो जाता है। परंतु प्यारे साथियों, फिर से एक सेशन और लेकर आऊंगा मैं, आपकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए बहुत डिटेल से सेशन लेकर आऊंगा।
आज का सेशन आपको कैसा लगा आप एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। देखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा, फीडबैक जरूर दो। फीडबैक से क्या होता है, हमें हर चीज का यानी जो भी आपके लिए कंटेंट तैयार कर रहे हैं उस कंटेंट में अगर कमियां हैं तो कंटेंट कमियों को सुधारें। देखिएगा, प्रतिपुष्टि जरूर दो, उससे क्या होता है एक मोटिवेट एनर्जी मिलती है मेरे साथियों। और चैनल को आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा क्योंकि आप रोजाना देखते हो, मुझे उम्मीद है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद, टेक केयर।